हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का यानी कि राजनीतिक विज्ञान का टॉप मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से और ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा कि पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। पॉलिटिक्स नामक पुस्तक जो है, ये बुक जो है, उसके लेखक कौन है? तो अरस्तु जो है वो पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है ये आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन है। इसको वीवीआई टिक करके अच्छे से याद ही रखिएगा कि पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो अरस्तु है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाए कि अरस्तु के बारे में बताइए, तो अरस्तु जो थे ये दर्शन, राजनीतिक, काव्य, आचार शास्त्र, शरीर रचना, दवाइयाँ, ज्योतिष आदि का काफी अच्छा ज्ञान था इनको। उनके लिखे हुए ग्रंथों की संख्या 400 तक बताई जाती है। अगर आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में यानी कि 2 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछा जाए कि अरस्तु के बारे में बताइए, तो ये लिख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है? इन्हें की है, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है? पूंजीवादी समाज, समाजवादी समाज, वर्गविहीन समाज या फिर राज्यविहीन समाज। तो पूंजीवादी समाज जो है ये मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समाजवादी समाज, वर्गविहीन समाज, वर्गविहीन एवं राज्यविहीन समाज जो है ये मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित है, लेकिन मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित पूंजीवादी समाज जो है ये नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? तो अगला क्वेश्चन है कि नागरिक गणतंत्रवाद का सूत्र किसने प्रतिपादित किया? किस चीज का? तो नागरिक गणतंत्रवाद का ना सूत्र को किसने प्रतिपादित किया था? तो अरस्तु ने। अरस्तु ने नागरिक गणतंत्रवाद का सूत्र को प्रतिपादित किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अरस्तु ने। अब अगला क्वेश्चन क्या हमारा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसने कहा कि शांति जो है ये कायरो का सपना है? ये किसने कहा था? ये बात किसने कहा था कि शांति जो है ना ये कायरो का सपना है? ये कहा था माओ ने। माओ ने कहा था कि शांति जो है ये कायरो का सपना है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि तनाव शथल का दौर कब शुरू हुआ था? किसका? तो तनाव शथल का ना दौर जो था वो कब से शुरू हुआ था? तो 1970 के बाद से, 1970 के बाद से तनाव शथल का जो दौर था वो शुरू हो गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तनाव शथल का दौर कब शुरू हुआ था? तो 1970 से। और ये क्वेश्चन 2017 के बोर्ड एग्जाम में आपके पूछे भी गया है। ठीक है, तो इसको तो अच्छे से याद ही रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत कौन 2 महाशक्तियां उभर कर सामने आई थी? मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, कई बार ऑलरेडी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि दूसरा विश्व युद्ध के उपरांत कौन 2 महाशक्ति जो थी उभरकर सामने आई थी? कौन कौन उभरकर सामने आई थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ जो था, ये 2 शक्तियां थी जो दूसरे विश्व युद्ध के उपरांत उभरकर सामने आई थी। और अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए कि पहला विश्व युद्ध कब हुआ था, तो पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 तक। और दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? तो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945 तक। तो इसको भी याद रखिएगा, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और पूछा भी जा सकता है कि पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1914 से 1918 तक। और दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1939 से 1945 तक। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि दूसरे विश्व युद्ध के उपरांत कौन 2 महाशक्तियां उभरकर सामने आई थी, तो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ जो था वो दूसरे विश्व युद्ध के उपरांत महाशक्तियां बनकर उभरकर सामने आई थी। याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कि सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन बना था? किसके बाद? तो सोवियत संघ के ना विभाजन मतलब क्या होता है? सोवियत संघ के बंटवारे के बाद, यानी कि विभाजन के बाद। तो सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम यानी कि पहला निर्वाचित राष्ट्रपति कौन बना था? तो निर्वाचित राष्ट्रपति पहला बना था येल्त्सिन। येल्त्सिन जो था ये सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का पहला निर्वाचित राष्ट्रपति बना था। बोरिस येल्त्सिन जो थे ये 10 जुलाई 1951 से 31 दिसंबर 1999 तक रूस के पहले राष्ट्रपति थे। यानी कि कब से कब तक येल्त्सिन जो थे ये रूस के राष्ट्रपति रहे थे? तो 10 जुलाई 1991 से लेकर के 31 दिसंबर 1999 तक रूस के राष्ट्रपति रहे थे येल्त्सिन। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि सोवियत गुट से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ? किससे? तो सोवियत गुट से ना सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ था? तो लिथुआनिया। लिथुआनिया देश जो था ये सोवियत गुट से सबसे पहले अलग हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा ग्लास्ट व पेरिस्ट्रोइका के मंत्र किसने दिए थे? किस चीज़ के मंत्र? तो ग्लास्ट व पेरिस्ट्रोइका के मंत्र को किसने दिया था? तो गोर्बाचोव ने ग्लास्ट व पेरिस्ट्रोइका के मंत्र को दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा, रोनाल्ड रीगन किस देश के राष्ट्रपति थे? कौन? तो रोनाल्ड रीगन जो थे ना, या किस देश के राष्ट्रपति थे? किस देश के राष्ट्रपति थे रोनाल्ड रीगन? तो यूएस यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे रोनाल्ड रीगन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यूएस के राष्ट्रपति कौन थे? तो यूएस के राष्ट्रपति थे रोनाल्ड रीगन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक ध्रुवीय की स्थिति किस राज्य के एकमात्र प्रभुत्व की परिचायक है? 4 ऑप्शन दिया हुआ, इसमें से आपको बताना है कौन है। तो अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है ये एक ध्रुवीय की स्थिति का एकमात्र प्रभुत्व परिचायक है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिका द्वारा आतंकवाद के विरुद्ध इसके वैश्विक युद्ध का हिस्सा था? 4 ऑप्शन दिया हुआ, इसमें से आपको बताना है। तो ऑपरेशन एंडोरिंग फ्रीडम, ऑपरेशन एंडोरिंग फ्रीडम जो था ये अमेरिका द्वारा आतंकवाद के विरुद्ध इसके वैश्विक युद्ध का हिस्सा था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑपरेशन एंडोरिंग फ्रीडम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि पूर्व के नए आर्थिक बाघों की कोटि में किसे रखा जाता है? किसके? पूर्व के नए आर्थिक बाघों की कोटि में किसको रखा जाता है? तो जापान को रखा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पूर्व के नए आर्थिक बाघों की कोटि में जापान को रखा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस देश के साथ भारत ने मित्रता व व्यापार की संधि की जिसकी प्रस्तावना में पंचशील के सूत्र रखे गए थे? किसके साथ? तो चीन के साथ। चीन जो के साथ भारत ने मित्रता व व्यापार की संधि की जिसकी प्रस्तावना में पंचशील के सूत्र रखे हुए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चीन के साथ। और ये क्वेश्चन भी VBI क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, इसको भी डबल टिक करके रख लीजिएगा कि किस देश के साथ भारत ने मित्रता व व्यापार की संधि की थी जिसकी प्रस्तावना में पंचशील की सूत्र रखे गए थे? तो चीन के साथ भारत ने पंचशील की संधि की थी। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि वर्तमान में कौन आसियान का सदस्य राष्ट्र नहीं है? 4 ऑप्शन दिया हुआ, इसमें से आपको बताना है कि वर्तमान में कौन आसियान का सदस्य राष्ट्र नहीं है। कौन नहीं है? तो देखिए, इंडोनेशिया तो आसियान का सदस्य राष्ट्र है, फिलीपींस भी है, मलेशिया भी है, लेकिन अल्जीरिया जो है ये वर्तमान समय में यानी कि अभी के समय में आसियान का सदस्य राष्ट्र नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अल्जीरिया जो है ये आसियान का सदस्य राष्ट्र नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य है? किस चीज़ का? तो आसियान आर्थिक समुदाय का ना उद्देश्य क्या है? किसी का उद्देश्य जैसे होता है ना कुछ भी, वैसे ही आसियान आर्थिक समुदाय, अब इसका उद्देश्य क्या क्या है ये आपको नोट करके रखना है, क्योंकि ये 2 नंबर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं और 5 नंबर क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य क्या है। इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो समझ जाइए, लेकिन अगर इतना आप समझ जाते हैं तो इससे ही आपके 5 नंबर वाला क्वेश्चन भी बन सकते हैं। जैसे अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य क्या है, 2 नंबर में पूछा जा सकता है या 5 नंबर में भी, तो आसियान देशों का साझा बाजार और उत्पादन तैयार करना, यानी कि आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य, पहला उद्देश्य उसका क्या है कि आसियान देशों का साझा बाजार और उत्पादन तैयार करना, ठीक है। अब दूसरा उद्देश्य क्या है कि आसियान क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना, आसियान क्षेत्र के जो सामाजिक और आर्थिक विकास है उसमें भी मदद करना। और तीसरा क्या है तो आसियान क्षेत्र के देशों के आर्थिक विवाद को निपटाने के लिए निर्मित मौजूदा व्यवस्था में सुधार करना। तो ये तीनों जो था ये क्या था, तो आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो आप समझ गए, लेकिन अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है 2 नंबर में, तो आप लोग याद रखेगा 2 पॉइंट भी बस लिख देते हैं तो आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। कि आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य क्या था, तो ये तीनों में से कोई भी 2 पॉइंट लिख दीजिएगा तो आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि आसियान का 20वां शिखर सम्मेलन अप्रैल 2012 में कहां आयोजित हुआ था, कहां पे आयोजित किया गया था, तो ये आयोजित किया गया था नोम पेन में आसियान का 20वां शिखर सम्मेलन अप्रैल 2012 में आयोजित किया गया था। कहां पे, तो नोम पेन में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि आसियान का 20वां शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था, तो अप्रैल 2012 में आयोजित किया गया था आसियान का 20वां शिखर सम्मेलन। और कहां पे आयोजित किया गया था, तो नोम पेन में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि पंचशील समझौता किन 2 देशों के बीच हस्ताक्षरित हुई थी, किस 2 देशों के बीच में हुआ था पंचशील समझौता, तो पंचशील समझौता जो था ये भारत और चीन के बीच में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कि पंचशील समझौता किन 2 देशों के बीच में हुआ था, तो भारत और चीन के बीच में हुआ था। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच कब हुआ था, तो ये हुआ था 1954 में। 1954 में पंचशील समझौता हुआ था, इसको भी नोट कर
लीजिएगा, ठीक है ना, कि पंचशील समझौता कब हुआ था, तो 1954 में हुआ था। और किस किस के बीच में हुआ था, तो भारत और चीन के बीच में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसको डबल टिक करके रख लीजिएगा। और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां से व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो जाएगा, तो व्हाट्सएप ग्रुप पे ही आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, तो अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया के किस राज्य में माओवादियों ने उथल पुथल मचाई है। दक्षिण एशिया के ना किस राज्य में माओवादियों ने क्या किया, उथल पुथल मचा रखा है, तो नेपाल में। दक्षिण एशिया के नेपाल में माओवादियों ने उथल पुथल मचा रखा है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि दक्षिण एशिया के किस देश के प्रधानमंत्री को उसके उत्तराधिकारी ने अपदस्थ कर फांसी की सजा दी थी। क्वेश्चन को अच्छे से समझिए पहले, क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि दक्षिण एशिया के किस देश के प्रधानमंत्री को उसके उत्तराधिकारी ने अपदस्थ करके फांसी की सजा दी थी। किसने, तो पाकिस्तान ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर से एक बार समझ लीजिए क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया के किस देश के प्रधानमंत्री को, वो कौन सा देश है जिसके कि प्रधानमंत्री को उसके उत्तराधिकारी ने अपदस्थ करके फांसी की सजा दी थी, तो दक्षिण एशिया के पाकिस्तान देश के प्रधानमंत्री को, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो सार्क का सदस्य देश को, सार्क का सदस्य देश है, इन्हें कि नहीं है, सार्क का सदस्य देश कौन है। देखिए मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान, ये तीनों जो है ये सार्क का सदस्य देश नहीं है। भारत जो है ये सार्क का सदस्य देश है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और इस सातों को अच्छे से याद रख लीजिए कि कितने सार्क में कितने सदस्य शामिल हैं, कितने देश सदस्य शामिल है, तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान व मालदीव, ये जो है सात, ये जो है सार्क सदस्य हैं, ठीक है। इस सातों को आप लोग अच्छे से नोट करके रख लीजिएगा। क्वेश्चन था कि कौन सा देश सार्क का सदस्य है, तो भारत जो है ये सार्क का सदस्य देश है, और सात देश जो है ये सार्क के सदस्य देश हैं। सातों का नाम अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है ना, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव, नोट करके रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2021, 2022 दो साल ऑलरेडी दो बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, कि भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत है वो हुई थी वर्ष 1951 में। वर्ष 1951 में भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं। किसमें, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के ना चार्टर में कितनी धाराएं हैं, कितनी धाराएं हैं, तो इसमें टोटल 111 धाराएं हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में टोटल 111 धाराएं हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन आपके हिस्ट्री में भी पूछा जा सकता है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, और पॉलिटिकल साइंस में भी पूछा जा सकता है। तो ये पता ही होगा कि 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि गुटनिरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो ये कब किया गया था, गुटनिरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन जो कि नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, तो ये किस वर्ष किया गया था, तो ये किया गया था वर्ष 1983 ईस्वी में। वर्ष 1983 ईस्वी में गुटनिरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि गुटनिरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन वर्ष 1983 में कहां पे आयोजित किया गया था, तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, ठीक है ना, इसको भी याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। 1983 में और नई दिल्ली में आयोजित किया गया था गुटनिरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है। कई लोगों को इसका आंसर पहले से ही पता होगा कि विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है हर एक साल 8 मार्च को, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस वर्ष में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। किस साल में ना विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी, 2016 और 2017 में और 2019 में भी 3 साल ये क्वेश्चन पूछा गया आपके बोर्ड एग्जाम में कि किस वर्ष में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। किस वर्ष में हुई थी, तो वर्ष 1995 में। वर्ष 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुरक्षा परिषद में कुल अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। सुरक्षा परिषद में ना कुल अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, यानी कि अस्थायी सदस्य, अस्थायी जो सदस्य हैं उनकी संख्या कितनी है सुरक्षा परिषद में, कितनी है, तो 15, 6, 7 या 14, तो उसमें टोटल 15 है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सुरक्षा परिषद में कुल अस्थायी सदस्यों की संख्या टोटल 15 है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि परंपरागत सुरक्षा नीति में कौन कौन से तत्व हैं, किसमें, तो परंपरागत
परंपरागत सुरक्षा नीति में कौन कौन से तत्व है? तो शक्ति संतुलन, गठबंधन की राजनीति, सामूहिक सुरक्षा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि परंपरागत सुरक्षा नीति ये जो है ना इसमें कौन कौन से तत्व हैं? इसमें ना शक्ति संतुलन भी है, गठबंधन की राजनीति भी है और सामूहिक सुरक्षा भी है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी, इनमें से सभी है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? किस ईस्वी में? तो वो 1992 ईस्वी में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का जो उद्घाटन था उसे किसने किया था? तो डॉक्टर घाली ने किया था। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन का कब हुआ था, तो 1992 में हुआ था और इसका उद्घाटन किसने किया था? तो डॉक्टर घाली ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन को करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, क्वेश्चन नंबर 31 है कि बच्चों के अधिकारों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? वीवीआई क्वेश्चन है ये भी, इसको भी अच्छे से डबल टिक कर लीजिएगा। जिस इसमें आपको बताते हैं कि वीवीआई क्वेश्चन है उसमें डबल टिक कर लीजिएगा, ठीक है ना, या फिर उस क्वेश्चन को नोट ही कर लीजिएगा। नोट कैसे करना है, ऐसे लिख दीजिएगा क्वेश्चन बच्चों के अधिकारों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, फिर ऐसे तीर बना करके उसका आंसर सामने में लिख दीजिएगा। इससे क्या हो जाएगा, एग्जाम के वक्त में आपके पास अपना एक नोट्स तैयार रहेगा जिसमें आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खुद से तैयार करे रहेंगे और उसको बस एग्जाम से कुछ दिन पहले आपको क्या करना है, पूरा बुक, पूरा नोट्स या किसी का वीडियो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, खुद का कॉपी देखना है, पूरा रिवीजन करना और एग्जाम में जाकर लिख देना है, ठीक है। क्वेश्चन था कि बच्चों के अधिकारों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, तो यूनिसेफ जो है ये बच्चों के अधिकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यूनिसेफ। अब अगला क्वेश्चन क्या हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो चार ऑप्शन में से इनमें से कोई नहीं होगा। इंग्लैंड में के वर्तमान प्रधानमंत्री जो है वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है ऋषि सुनक, ठीक है। इंग्लैंड के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, तो ऋषि सुनक है। वे 25 अक्टूबर 2022 से इस पद पर है और ऋषि सुनक जो है ये भारतीय मूल के हैं। वे 2015 में पहली बार सांसद बने थे और बोरिस जॉनसन की सरकार में वित्त मंत्री भी थे, ठीक है। इसको भी अच्छे से याद रखिएगा कि अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है या फिर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है, तो ऋषि सुनक है। और ऋषि सुनक जो है वो 25 अक्टूबर 2022 से इसी पद पर अभी हैं, यानी कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के पद पर। और ऋषि सुनक जो है वो भारतीय मूल के यानी भारतीय ही हैं और वे 2015 से पहली बार सांसद बने थे इंग्लैंड में। बोरिस जॉनसन की जब सरकार थी तो उसमें वो वित्त मंत्री थे, ठीक है। इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि किसने कहा भूमंडलीकरण विशिष्टवाद का सार्वभौमिकरण या सार्वभौमवाद का विशिष्टीकरण है? ये जो लाइन है ये किसने कहा था? ये कहा था रॉबर्टसन ने। रॉबर्टसन ने क्या कहा था, क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। पहले क्वेश्चन करा है कि किसने कहा था, ये जो आगे का लाइन है किसने कहा था कि भूमंडलीकरण विशिष्टिवाद का सार्वभौमिकरण या सार्वभौमिकवाद का विशिष्टीकरण है। क्वेश्चन को समझिएगा कि भूमंडलीकरण जो है ना ये विशिष्टिवाद का सार्वभौमिकरण है या फिर सार्वभौमिकवाद है का विशिष्टीकरण है। ये बात किसने कहा था, ये लाइन किसने कहा था, तो ये लाइन कहा था रॉबर्टसन ने। किसने कहा था, तो रॉबर्टसन ने कहा था, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है 34 नंबर और 34 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी, तो औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति जो थी ये आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति थी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और किसी का इकोनॉमिक्स होगा तो इकोनॉमिक्स में भी ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम में इकोनॉमिक्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपके पॉलिटिकल साइंस में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी है, तो औद्योगिक क्रांति, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, तो अगला क्वेश्चन है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो था ये किस वर्ष हुआ था, तो वर्ष 1944 ईस्वी में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि आईएमएफ और विश्व बैंक ने काम करना शुरू किया, यानी कि आईएमएफ और विश्व बैंक दोनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू कब किया था, तो वर्ष 1947 ईस्वी से। वर्ष 1947 ईस्वी से आईएमएफ और विश्व बैंक ने काम करना शुरू किया था, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? राज्यसभा के जो सदस्यों के कार्यकाल होता है वो कितने वर्षों के लिए होता है, तो 6 वर्षों के लिए होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने समय के लिए होता है, तो 6 वर्षों के लिए, इन्हीं की 5 लगा दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा है कि निम्न में से कौन संघ सूची का एक विषय है? संघ सूची का एक विषय कौन है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आपको बताना है। तो रक्षा जो है ये संघ सूची का एक विषय है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
जाएगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा 39 नंबर क्वेश्चन है, परंपरागत सुरक्षा नीति में कौन कौन से तत्व हैं? परंपरागत सुरक्षा नीति में कौन कौन से तत्व हैं? तो ये सभी तत्व है। ये क्वेश्चन शायद दोबारा आ गए, क्वेश्चन ऊपर भी करवा चुके हैं। शक्ति संतुलन, गठबंधन की राजनीति, सामूहिक सुरक्षा, ये सभी जो है ये परंपरागत सुरक्षा नीति में शामिल तत्व हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो 40 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा में बिहार के सांसदों की संख्या कितनी है? लोकसभा में ना बिहार के सांसदों की संख्या कितनी है? तो आपको पता ही होगा कि 40 है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लोकसभा में बिहार के सांसदों की संख्या टोटल 40 है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि विधानसभा की बैठक में गणपूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है? विधानसभा की बैठक में ना गणपूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है? तो 10/1 सदस्यों की या फिर 10 सदस्यों की। याद रखिएगा कि विधानसभा की बैठक में गणपूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है? तो 10/1 सदस्य की या फिर 10 सदस्यों की उपस्थिति जो है वो आवश्यक है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है? तो भारतीय संविधान के पहला अनुच्छेद में ही, भारतीय संविधान के पहले अनुच्छेद में ही कहा गया है कि भारत जो है ये राज्यों का संघ है। भारत जो है क्या है? तो भारत राज्यों का संघ है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रथम अनुच्छेद में ही। ठीक है। और अगर आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद में क्या कहा गया, तो भारतीय संविधान के पहले अनुच्छेद में क्या कहा गया कि भारत जो है ये राज्यों का संघ है। ठीक है, इसको भी अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को ना 2 बार घुमा के दे सकता है, या इस तरह से पूछा जाए या उस तरह से पूछा जाए, लेकिन क्वेश्चन तो आपसे पूछा ही जाएगा कि ठीक है। जितना जितना टॉपिक बता रहे हैं इसी टॉपिक से, जैसे कि आपके बोर्ड एग्जाम में फिक्स रहता है कि हर एक साल इस टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अगर प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चन जैसे ही देखिएगा आपको खुद समझ में आ जाएगा कि किस टॉपिक से हर एक साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके लिए आपको पिछले साल का जितना भी क्वेश्चन आ चुका है आपके बोर्ड एग्जाम में वो सभी करवाने वाले हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जैसे वीडियो का नोटिफिकेशन आए तो आप लोग देख सके। उसमें क्या करेंगे, उसमें पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी सभी सब्जेक्ट के पिछले साल में जितने अभी तक 2009 से लेकर के 2023 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छे से करवाएंगे और इसी तरह से समझा के करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करवाते हैं? तो राष्ट्रपति करवाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति करवाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है? क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में ना केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 245 से लेकर के 255 तक संविधान में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अनुच्छेद 245 से 255 के बीच में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा कि किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? ये तो सबको पता होगा, और जिनको नहीं पता होगा उनको बता दे कि भारत का जो संविधान है ये सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो भारत का ही है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की जो स्थापना है वो हुई थी 1953 में, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग की जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो वर्ष 1953 में हुई थी। अब अगला क्वेश्चन क्या है 47वां क्वेश्चन। तो 47वां क्वेश्चन है हमारा कि अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? अनुसूचित जाति संघ की जो स्थापना है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी.आर. अंबेडकर ने अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किया था? ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन को ऑप्शन को पढ़िए और फिर सोचिए तो क्या होगा इसका कि कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किया था? तो राजा हरि सिंह ने। राजा हरि सिंह ने कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था? भारत की संविधान सभा का जो गठन हुआ था ये किस योजना के आधार पर हुआ था? तो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर भारत के संविधान सभा का गठन किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था? तो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या हमारा? तो अगला क्वेश्चन है संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण है। संघात्मक ढांचे के लिए ना अपरिहार्य लक्षण क्या है? तो संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, शक्तियों का विभाजन, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी संघात्मक ढांचे की अपरिहार्य लक्षण क्या है? तो ये तीनों जो है जैसे कि संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, शक्तियों का
विभाजन, ये तीनों जो है ये संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। इसी के साथ वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। और आप लोग के लिए हिंदी के लिए ऑलरेडी 500 क्वेश्चन बता चुके हैं पिछले वीडियो में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप लोग चैनल के होम पेज पे या चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में भी जाके देख सकते हैं। उस पर 500 क्वेश्चन आपको हिंदी के बताएं, जिसमें कि आपको गद्य खंड, काव्य खंड, उसके बाद लास्ट में जो 3 चैप्टर है प्रतिपूर्ति वाला, व्याकरण के सभी टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बन सकते थे, सभी क्वेश्चन को ऐड करके टोटल 500 क्वेश्चन बताएं। तो इस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।